इमरान वसीम, गुज़िश्ता रोज़ क्या कार्रवाई इस केस में और अब तक की पेशरफ्त क्या है, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी, कल जब नया बेंच तश्कील दिया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से बेंच में बैठने से इनकार कर दिया गया, तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल करने के बाद जो कंपोजिशन थी 5 रुकनी लार्जर बेंच की, वो मुकम्मल हो गई। और बेंच की कंपोजिशन मुकम्मल होने के बाद कल बाज़ाब्ता तौर पे पहली नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर अदालती कार्रवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो बार के जो साबिक सदर हैं एहसन भून, उनके जो वकील थे शहजाद शौकत की जानिब से दलाइल दिया गया। और कल की अदालती कार्रवाई से जो एक चीज़ सामने आई है कि 4 सवालात अदालत ने वकला को दे दिए हैं, जो इस केस में मुतलका फ्रीकैन के वकला हैं उनको दिए हैं। आज उन 4 सवालों का जवाब भी आना है। वकला ने उन 4 सवालों के जवाब के साथ साथ जो उनके अपने आर्गूमेंट हैं, वो आर्गूमेंट भी आज अदालत में एडवांस करेंगे। उन 4 सवालों में एक तो सवाल यह है कि जब 63A का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ओपिनियन या फैसला दिया गया, तो उसमें कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और इंडियन कोर्ट्स के फैसलों का हवाला दिया गया। तो सवाल ये पूछा गया है, पहला जो सवाल है कि इन ममालिक में जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, अगर वो अपनी पार्टी डायरेक्शन से हट के कोई फैसला करते हैं, वोट करते हैं, तो वहां पर उनके खिलाफ एक्शन लेने का, कार्रवाई करने का क्या तरीकाकार जो है वो राइज है। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि जब ये केस की समाअत हुई, सदारती रेफरेंस, ये इसके साथ 2 केसेस एक साथ सुने गए। एक तो 186 आर्टिकल का जो एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, सदर आरिफ अलवी की जानिब से रेफरेंस भेजा गया था। दूसरा इसके साथ आर्टिकल 184(3) का मुकदमा लगाया गया था। तो इस पर यह सवाल पूछा गया कि आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 186 जो है, क्या ये सिमिलर जुरिस्डिक्शन है, और अगर ये एक जैसे दायरा अख्तियार नहीं है तो फिर कैसे इन दोनों मुकदमात को इकट्ठे करके जो है वो सुना गया। इसी तरह से 2 और भी सवाल वकला से पूछे गए हैं कि वोट कास्टिंग के हवाले से, और एक और भी सवाल है जो मुझे याद नहीं आ रहा। तो इन सवालों के जवाब भी देने हैं वकला ने। और दूसरी जो अहम चीज़ है जो अदालत ने रखी है, अब्सटेन करने के हवाले से, जो एक और सवाल है वो अब्सटेन करने के हवाले से है कि पूरा जो रेफरेंस का जो फैसला है वो इस नुक्ते पे दिया गया, इस फोकस के साथ दिया गया कि वोट तो जब डाला जाएगा गिनती में शुमार नहीं होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो शिक रखी गई है वो वोट से अब्सटेन करने की भी है। अगर अरकान पार्लिमान पार्लिमानी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते, वोट नहीं करते और वोट को अब्सटेन करते हैं, परहेज करते हैं, वोट डालने से गुरेज करते हैं, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। और फिर यह भी पूछा गया कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A के हवाले से, इसका जो इम्पैक्ट है आर्टिकल 95 और आर्टिकल 136 जो वजीर आजम और वज़रा आला के हवाले से है, अदम एतमाद के हवाले से है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से है, तो इस फैसले का उस पर इतलाक कैसे होगा। क्या इस 63A के फैसले ने इन दोनों आइन के आर्टिकल्स को रिडंडेंट यानी गैर मौसर तो नहीं कर दिया है। तो ये आज इन 4 सवालों का जवाब भी देंगे और अपने दलाइल भी वकला अदालत के सामने रखेंगे। और जो बानी पीटीआई के वकील हैं, जी इमरान वसीम, अगर पार्लियामेंट में कोई जमात अक्सरियती वोट हासिल करने के बाद कोई आइन पास करवा लेती है, तो क्या उसको चैलेंज भी किया जा सकता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैसे तो इसको जब आप पार्लियामेंट से पास करते हैं, इसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आइन के आर्टिकल गलबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, आर्टिकल 239 के तहत आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि 18वीं तरमीम भी हमारी आंखों के सामने चैलेंज हुई, 19वीं तरमीम भी चैलेंज हुई, 21वीं तरमीम चैलेंज हुई, 25वीं तरमीम चैलेंज हुई। तो इसमें जो बेसिक जो सवाल अदालत के सामने आया है वो ये है कि अगर किसी अक्सरियत जमात का वजीर आजम है, ये जो 63A का फैसला दिया गया है, उसके खिलाफ चले अपोजिशन वाले तो अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं, नहीं लेके आते, लेकिन अगर विद इन द पार्टी हुक्मरान जमात के अरकान खुद ये चाहते हैं कि हम अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज करके किसी नए अपने पार्टी के बंदे को वजीर आजम बनाएंगे, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इसकी गवर्नेंस या डिलीवरी ठीक नहीं है, तो इस आर्टिकल 63A की रोशनी में अक्सरियती जमात अपना वजीर आजम कैसे चेंज कर पाएगी, उसके अरकान अपने वजीर आजम को चेंज करके नया वजीर आजम कैसे बनाएंगे। और बरतानिया की मिसाल भी दी गई कि रिसेंट पास में
जो बरतानिया में हुक्मरान जमात ने अपने वज़ीर आज़म को चेंज करके नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया, तो वो एक पार्लिमानी सिस्टम था और ये भी अदालत की जानिब से ऑब्जर्व किया गया कि 63A का फैसला देके बज़ाहिर ऐसा लगता है कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी और कब तक एक फैसला जो है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, चीजें तो कल की समाअत में क्लियर कर दी हैं, चीजें क्लियर हो चुकी हैं, इशू क्या है वो क्लियर हो चुका है। इशू क्लियर होने के बाद 4 सवालात भी अदालत ने दे दिए हैं। तो वैसे तो अगर हम चलें इस केस को देखते हुए तो ये आज कंक्लूड हो जाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो आर्गूमेंट्स हैं, शहजाद शौकत साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर के वकील हैं, वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। आज इन 4 सवालों को वो जवाब दे देंगे। आज अगर उसके बाद कुछ सवालों के जवाब दे दिए जाते हैं तो कंक्लूड हो जाएगा और इसका फैसला भी आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है इमरान, ये भी बताएगा कि ये जो मामला है जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर एतराज़ उठाया गया कि उनको शामिल क्यों नहीं किया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से वो खुद भी पेश नहीं हुए, जिसके बाद जस्टिस नईम अख्तर को बेंच का हिस्सा बनाया गया है। तो इस फैसला जो भी सामने आता है, आपको लगता है कि वो एक्सेप्टेबल होगा तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? देखिए जुनेद, आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है, आप इसको एक लार्जर पिक्चर में देखें। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि एक केस जिस साल में आता है उस साल में वो क्यों नहीं सुना जाता। आप देखें कि जो सदारती रेफरेंस आया, ये आर्टिकल 63A वाला, ये कब आया? जब उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है। 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक आती है, 21 मार्च को ये आर्टिकल 63A वाला जो है वो रेफरेंस आ जाता है उस वक्त के सदर आरिफ अलवी की जानिब से, और फिर हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन भी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये तासुर मिला कि जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट थी वो कहीं सहूलतकारी के लिए उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी। अब ये रेफरेंस तो 21 मार्च 2022 को आता है, 21 मार्च 2022 को लग जाता है। सवाल ये उठता है कि भुट्टो का रेफरेंस तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ था, उसको क्यों अवॉइड किया गया, वो क्यों नहीं सुना जा रहा था? वजह यह है कि जब आप चीजों को उसके नंबर के ऊपर टेकअप करके उसकी समाअत नहीं करते, उसका फैसला नहीं करते और उसमें सालों गुजर जाते हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अपील आप देख लें, 2019 में दायर हुई, 2023 में आके उसका फैसला हुआ। इसी तरीके से जो साबिक लाहौर अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस से शौकत अजीज सिद्दीकी, उन्हें अक्टूबर 2018 में बरतरफ किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से। अगले महीने नवंबर में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 2018 में सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। कितने साल पेंडिंग पड़ी रही, फैसला नहीं हुआ। वजह यह है कि जब वक्त के ऊपर जो चीजें आ रही हैं आप उनको डिसाइड नहीं करेंगे तो फिर इस किस्म के सवालात उठेंगे। ये ठीक है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो बेंच में बैठने से इनकार किया है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ये गुंजाइश है कि जो फैसला देने वाला बेंच है उसमें ऑथर जज को शामिल होना चाहिए। लेकिन जहां पे ये तासुर जाए कि जज के ना बैठने से जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है उसमें रुकावट हो रही है, तो फिर वो रुकावट भी जो है वो उस रास्ते में नहीं आनी चाहिए। तो फिर मामला। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, तफसीलन बता रहे थे कोर्ट की हेयरिंग के हवाले से।